Hello everyone, I am Dr. KG Arora. Today we are going to study budget receipt. This is a part second of government budget of introductory macroeconomics. In part first, we have already studied the budget expenditure which we have classified in two categories, capital expenditure and revenue expenditure. In capital expenditure, we have studied that those expenditure which either increases the assets or reduces the liability. This will be categorized as capital expenditure. पर अब हमें स्टडी करना है कैपिटल रिसिप्ट. एक्सपेंडिचर आउटगोइंग अमाउंट है और रिसिप्ट इनकमिंग अमाउंट है. तो अब हम इसको जस्ट रिवर्स कर देते हैं. ऐसा रिसिप्ट जिससे असेट्स डिस्पोज हो जाए या लाइबिलिटी increase हो जाए, that will be included in capital receipts, and this is classified in three categories. First one is borrowing. Government takes the borrowing internally or externally. In any case, this will increase their liability, so this will be a part of capital receipt. Government may disinvest from their public sector undertaking पार्शली और फुली. फॉर एग्जाम्पल अगर वो कुछ कंपनी के शेयर्स को बेच देती है तो ये पार्शली होगा और इससे उसकी फाइनेंशियल असेट्स रिड्यूस हो जाएगी. अगर वो पूरी कंपनी को बेच सकती है और उससे असेट्स कम हो सकती है तो उससे ये भी उसको कैपिटल रिसिप्ट की कैटेगरी में डालेगा. नेक्स्ट इज रिकवरी ऑफ लोन. गवर्नमेंट जब लोन देती है तो उसकी असेट्स राइज हो जाती है और जब उसको रिकवर करती है तो उसका असेट्स डिस्पोज हो जाएगा यानी कि फाइनेंशियल असेट्स कम हो जाएगा. सो दिस विल आल्सो कैटेगराइज्ड एज कैपिटल रिसिप्ट. तो दीज आर द थ्री मेन फॉर्म्स ऑफ कैपिटल रिसिप्ट. तो इसका एक ही कंक्लूजन निकला, किसी भी रिसिप्ट से गवर्नमेंट के असेट्स कम होती हो या लायबिलिटी बढ़ती हो, दैट विल बी इंक्लूडेड इन कैपिटल रिसिप्ट्स. अब रिवेन्यू रिसिप्ट में यहाँ पर आइदर था वहां नीदर हो जाएगा. दैट जैसे ना तो असेट रिड्यूस होती हो नॉर ना तो असेट्स हमारी कम होगी ना ही लाइबिलिटी हमारी बढ़ेगी. अब सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है टैक्स. टैक्स से ना जो भी टैक्स से पैसा गवर्नमेंट के पास आता है ना तो गवर्नमेंट की असेट्स कम होती है ना उसको ऊपर कोई लायबिलिटी क्रिएट होती है. सो रिवेन्यू रिसिप्ट का जो पहला पार्ट हुआ जो मेन कंपोनेंट है दैट इज टैक्स रिवेन्यू. अब ऐसा नहीं है कि सिर्फ टैक्स से ही पैसा आता है, नॉन टैक्स रिवेन्यू भी आता है. पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग गवर्नमेंट की बहुत सारी है, से जहां उनकी शेयर होल्डर है वहां से डिविडेंड आता है, जहां पर उनकी ऑनरशिप है वहां से उनको प्रॉफिट आता है, जहां उन्होंने लोन दिया है उसके पास इंटरेस्ट आता है, कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव रिवेन्यू आता है. सो दीज आर द नॉन टैक्स रिवेन्यू. इसको आगे हम स्टडी करेंगे. अब कैपिटल रिसिप्ट और रिवेन्यू रिसिप्ट्स को आपको प्रेजेंट कैसे करना है फ्रॉम फॉर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू एक बार देख लेते हैं. रेजिंग ऑफ फंड्स बाय गवर्नमेंट आइदर बाय इनकरिंग ए लाइबिलिटी बढ़ जाए या असेट्स डिस्पोज हो जाए. इसके तीन फॉर्म होंगे. फर्स्ट इज रिकवरी ऑफ लोन, इससे असेट्स कम हो जाएगी, therefore it will be categorized as capital receipt. Second is borrowing, it will create the liability, therefore it will increase, therefore it will be regarded as capital receipts. And other capital receipts mainly include disinvestment और उस disinvestment से भी हमारी assets कम होती है, therefore it will also be categorized as capital receipts. Now we are moving to the revenue receipts.
ऐसी रिसिप्ट्स ना तो जिससे असेट्स कम हो ना लायबिलिटी राइज हो। और इसको मैंने रेवेन्यू रिसिप्ट्स वी कैन क्लासिफाइड इन टू कैटेगरीज। फर्स्ट वन इज रेवेन्यू, टैक्स रेवेन्यू, एंड सेकंड इज नॉन टैक्स रेवेन्यू। अब हम सबसे पहले समझना है कि व्हाट इज ए टैक्स। टैक्स इज ए लीगली कंपल्सरी पेमेंट imposed by government on people without giving anything to the taxpayer, without giving any direct benefit to the taxpayer, for the general welfare of the people। एक बार फिर समझते हैं। टैक्स एक लीगल कंपल्सरी पेमेंट है, इसको लीगली कंपल्सरी पेमेंट माना गया। किसके ऊपर इम्पोज होगा? पीपल के ऊपर। they will Government will not give any direct benefit to the taxpayer for the general welfare of the people। अब ये टैक्स भी दो तरह का होता है, एक होता है डायरेक्ट टैक्स और एक होता है इनडायरेक्ट टैक्स। अब इसको भी हम एक बेस है जिसके ऊपर इसको हम क्लासिफाई करते हैं। यहां पर दो टर्म यूज होंगी, liability to pay tax and burden of that tax। For example, a manufacturer is making a pen और उसके ऊपर जीएसटी लग जाता है, तो अब इस मैन्युफैक्चरर को गवर्नमेंट को पैसा देना पड़ेगा, ये उसकी लायबिलिटी हो गई। पर जब ये इसको सेल करेगा तो ये उसका बर्डन नेक्स्ट इमीडिएट बायर को दे के ऊपर शिफ्ट कर देगा। बायर अगर किसी और को फाइनल कंज्यूमर के अलावा और किसी को देता है वो उससे ले लेगा। अल्टीमेटली its burden will be borne by the final consumer। तो इट मीन्स यहां पर लाइबिलिटी थी मैन्युफैक्चरर की, पर बर्डन पड़ा फाइनल कंज्यूमर के ऊपर। इट मीन्स हियर liability to pay tax and burden of that tax falls on different persons, so this is a indirect tax which is imposed on production of goods and services। जैसे जैसे प्रोडक्शन बिकता जाएगा उसका बर्डन वहां तक चलता चला जाएगा, जहां पर वो रुक जाएगा बर्डन फाइनल बर्डन उसी के ऊपर पड़ेगा। बट इन केस ऑफ डायरेक्ट टैक्स, जिसके ऊपर टैक्स लगा है, फॉर एग्जाम्पल अगर इनकम टैक्स यहां पर लगा है तो इसी को ही टैक्स देना है। इट मीन्स बर्डन ऑफ दैट टैक्स एंड liability to pay a tax falls on same person। इनकम टैक्स अगर उसके ऊपर हमने इम्पोज किया है तो इनकम टैक्स उसी को देना है। प्रॉपर्टी टैक्स, वेल्थ टैक्स, ये सब डायरेक्ट टैक्स का एग्जाम्पल। अब इसके नोट्स देख लेते हैं कैसे लिखने हैं, आपको कैसे बनाने हैं। तो टैक्स इज ए डिफाइंड एज लीगल कंपल्सरी पेमेंट imposed by government on the people to meet its general expenses for the common good without any corresponding direct benefit to the taxpayer, and it is classified in two category, direct and indirect। डायरेक्ट टैक्स वो टैक्स होता है जहां पर लायबिलिटी और बर्डन एक ही पर्सन के ऊपर पड़ते हैं, इनकम टैक्स, प्रॉपर्टी टैक्स, और इस पे शिफ्ट नहीं होता बर्डन। इनडायरेक्ट टैक्स में liability to pay a tax and burden of that tax falls on different person। मैंने आपको एग्जाम्पल मैन्युफैक्चरर ऑफ पेन और उसका जो फाइनल कंज्यूमर के ऊपर शिफ्ट हो गया था वो एग्जाम्पल देकर बताया था। तो इनडायरेक्ट टैक्स का सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है जीएसटी, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। नाउ वी आर कमिंग टू द नॉन टैक्स रिवेन्यू, जो अदर देन टैक्स रिसोर्सेज से आए। सबसे बढ़िया, सबसे पहला पॉइंट है डिविडेंड एंड प्रॉफिट। गवर्नमेंट की जहां पर शेयर होल्डर है वहां से उसको डिविडेंड आता है, जहां वो ऑनरशिप है वहां से उसको प्रॉफिट आता है। गवर्नमेंट ने जहां लोन दिया है, जहां पर लैंडिंग करी है, इंटरेस्ट आता है। और गवर्नमेंट के पास एक्सटर्नल ग्रांट भी आती है। और एक लास्ट आता है एडमिनिस्ट्रेटिव रेवेन्यू विच अराइजेस ड्यू टू एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन ऑफ द गवर्नमेंट। इसमें जो सबसे प्रोवाइडिंग द सर्विसेज, either health services,
education services and they are rendering a nominal charge, so that is called fees and that is categorized as administrative revenue. Then next is fines and penalties, जो भी कानून को तोड़ेगा उसको फाइन या पेनल्टी देनी पड़ेगी। और अगर कोई भी पर्सन अगर ड्यूज नहीं दे रहा है गवर्नमेंट के, जो भी उसके एज पर रूल्स एंड रेगुलेशन होगा, तो गवर्नमेंट उसकी प्रॉपर्टी को कब्जा सकती है। और एक लास्ट में है कि अगर कोई भी पर्सन बिना विल के जिसकी डेथ हो जाती है और उसको अगर उसके पास कोई प्रॉपर्टी है, दैट विल बी एक्वायर्ड बाय द गवर्नमेंट। सो दीज आर द forms of administrative revenue. In the next video lecture, we shall study the next concepts of government budget. Thanks for watching the video.